जैसे ही मुझे ये याद आया कि दुकान की चाबियां तो मैं भूल गई हूँ, मैं तुरंत ही वापस लौटकर घर गई। घर जाकर देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी। ये देखकर पहले तो मैं थोड़ा हैरान हुई। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं चुपचाप अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही भाभी के कमरे से मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जिसे सुनकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं अपने कदम रोक नहीं पाई और जैसे ही मैं भाभी के कमरे के पास पहुंची और हल्की सी आड़ से मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। भाभी के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और वहाँ मेरे भैया के दोस्त, मैं और मेरी भाभी संगीता जैसे ही सारा काम निपटा कर बाजार से निकले कि तभी अचानक पहले तो आंधी आ गई और फिर बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। हम दोनों आसपास काफ़ी देर तक देखते रहे, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी रिक्शा वाला या ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए हम दोनों ननद भाभी एक जगह किनारे पर खड़े होकर बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद अचानक एक गाड़ी ठीक हमारे सामने आकर रुकी और उसमें बैठे हुए आदमी ने जब गाड़ी के शीशे को नीचे करके हमसे कुछ कहना चाहा तो बारिश के शोर की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से हमारे कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन हम इतना तो समझ गए थे कि वह आदमी हमसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा था। जब गर्दन नीचे करके उस आदमी को हमने ध्यान से देखा तो फिर उसे पहचानते हुए हमें ये देर न लगी कि ये तो आदेश भैया थे, मेरे भाई रजत के एक बहुत पुराने दोस्त। जैसे ही मैंने और भाभी ने उन्हें पहचाना, हम दोनों तुरंत ही आदेश भैया की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए थे। आदेश भैया पहले हमारे पड़ोस में ही रहा करते थे, लेकिन 2 साल पहले ही वह ये कॉलोनी छोड़कर पास में ही बनी हुई एक महंगी सोसाइटी में रहने के लिए चले गए थे। हमारे बैठने के बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए भाभी से पूछा, और संगीता जी, घर में सब ठीक तो है ना? भाभी ने कहा कि हाँ, सब ठीक ही है। आप बताइए, आपकी पत्नी और बच्चे वगैरह कैसे हैं? तो आदेश भैया ने जवाब दिया, जब बीवी ही नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? भाभी ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? आपकी बीवी को जब आप हमारे पड़ोस में रहते थे तभी तो शादी हुई थी आपकी। आदेश भैया ने कहा, दरअसल वह शादी चल ही नहीं पाई। यहाँ से जाने के बाद कुछ ही महीनों में हम दोनों का तलाक हो गया और हम दोनों अलग अलग रहने लगे। तलाक के बदले में मुझे उसको 50 लाख रुपए भी देने पड़े थे। आदेश भैया की ये बात सुनकर भाभी ने बड़ी ही हैरानी से उन्हें देखा और फिर उनसे बोली, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी खबर ही नहीं लगी थी। आदेश भैया ने कहा कि हाँ, खबर आपको होगी भी आखिर कैसे? मैं तो ये कॉलोनी ही छोड़कर दूसरी सोसाइटी में जो चला गया था और बिजनेस के सिलसिले में अब मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे कहीं भी आने जाने की बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है। जब रजत जिंदा था तब उससे कभी कभार फ़ोन पर मेरी बात हो जाया करती थी। खैर छोड़िए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। अगर कभी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो बेझिझक आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। आदेश भैया ने भाभी को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, जिसे भाभी ने अपनी पर्स में संभाल कर रख लिया और कुछ देर में ही हम दोनों घर पहुंच गए थे। आदेश भैया हमें हमारे घर तक छोड़कर वापस चले गए। शराब की लत की वजह से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे भाई का देहांत हो गया था। मेरा भाई कोई बेहतर इंसान नहीं था, उसे शराब की लत लग गई थी और इसी बुरी लत में उसने हमारी जो भी संपत्ति थी उस सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। शराब के नशे में वह अक्सर मेरी भाभी के साथ मारपीट भी किया करता था। मेरी भाभी सीधी थी, इसीलिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। मैं अपने भाई से छोटी थी, इसीलिए हिम्मत करके कभी भी मैं उसका सामना नहीं कर पाई। पर मुझे अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे माँ बाप का देहांत तो काफ़ी पहले ही हो गया था और मुझे मेरी भाभी ने ही पाला था। उन्होंने कभी भी मेरी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी थी। उनके खुद की तो कोई औलाद ही नहीं थी, क्योंकि भैया को तो शराब पीने से फुर्सत ही कहाँ थी। उन्होंने मुझे अपनी औलाद ही मान लिया था
और सिर्फ मेरी खातिर ही मेरी भाभी दिन रात बहुत मेहनत करती। भैया के मरने के बाद मेरी भाभी लोगों के घरों के कपड़े सिलने लगती थी, जिससे हमारा गुजारा भी ठीक ठाक चल जाता था। मेरे चचेरे भाई बहुत ही दौलतमंद इंसान थे। होली दिवाली पर भी वह बिल्कुल मेहमानों की तरह ही हमारे घर आते और मेरे हाथ में थोड़ी बहुत मिठाई रखकर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही हमें वह सामान देकर चले जाते थे। अपनी भाभी की वजह से ही मैं आज एक अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रही हूँ। कॉलेज घर के नज़दीकी था, इसीलिए मुझे हॉस्टल वगैरह नहीं लेना पड़ा था। कॉलेज में ही मेरी दोस्ती अनुराग से हो गई थी और फिर मेरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी भाभी से अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी, लेकिन अनुराग वाली बात मैंने अभी तक भाभी को नहीं बताई थी, क्योंकि एक तो भाभी वैसे ही परेशान रहती थी, ऊपर से अगर मैं उन्हें ये बात बता देती कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो शायद वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। मुझे याद है इन बीते सालों में जब भाई की मौत हो गई तो उसके बाद किस तरह से मेरे बाकी के परिवार वालों ने भाभी की दूसरी शादी करने की कोशिश की। पहले तो मुझे भी यही लगा कि भाभी अभी जवान हैं और उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं भी उस वक्त बहुत खुश थी। लेकिन वह लोग मेरी भाभी के लिए जो भी रिश्ते लेकर आ रहे थे वह सब ऐसे ही थे कि जिसमें या तो उन आदमियों के 4-4, 5-5 बच्चे थे, या फिर वह आदमी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नियों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया था। एक दो तो ऐसे थे जिनकी बीवियां जलकर मर गई थीं। उनका कहना था कि वह हादसा था, लेकिन मैंने जब खुद से उनके बारे में जाना तो यही पता चला कि उन्होंने खुद अपनी पत्नियों को गुस्से में आकर ख़त्म कर दिया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी किसी भी ऐसे इंसान की पत्नी बने, क्योंकि उन्होंने अब तक की ज़िंदगी भैया के साथ किसी जहन्नम के जैसे ही गुजारी थी, तो कम से कम अब तो उन्हें सुकून भरी ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी। और अगर उन्हें कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था तो इससे बेहतर तो यही है कि वह विधवा का जीवन ही जिए। इधर मेरा ये सोचना था कि उधर ये सारा माजरा देखकर भाभी ने खुद भी अपना ये फैसला सुना दिया कि अब वह किसी से भी शादी नहीं करेंगी और पूरा जीवन ऐसे ही बिता देंगी। भाभी की इस बात से मेरे परिवार वाले और मेरे चाचा ताऊ, उनके लड़के बहुत नाराज हो गए और उन्होंने भाभी पर तरह तरह के लांछन भी लगाने शुरू कर दिए थे। उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे थे कि वह तो अकेले ऐश की ज़िंदगी जीना चाहती हैं ताकि कई लोगों के साथ घूम सकें। लेकिन भाभी ने कभी किसी की परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी खुशियाँ मुझ में ही ढूंढ ली थीं। मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी थीं, इसलिए अब मैं पूरा दिन घर पर ही रहती थी और भाभी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी। घर के पास ही एक नया मार्केट बनकर तैयार हो रहा था। भाभी भी उसी मार्केट में एक लेडीज़ गारमेंट की दुकान खरीदना चाहती थी। इसी सिलसिले में हम लोग आज मार्केट में उसके बारे में पता करने गए थे, जहां आदेश भैया से हमारी मुलाकात हो गई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए भाभी को 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। मेरे चाचा के बेटे रवि के लिए 5 लाख रुपए की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी और भाभी उनसे मांग लेती तो शायद वह एहसान दिखाने के चक्कर में उन्हें वह रुपए उधार दे भी देते। लेकिन भाभी ने उनसे रुपए उधार लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। हम दोनों घर में एक सहेली की तरह ही रहते थे। मेरी भाभी अपनी हर समस्या पर मुझसे बात करती थी। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ की बातों को उनसे शेयर कर लेती थी। 1 महीना बीत गया था। इसी बीच भाभी दुकान के लिए 5 लाख का लोन लेना चाह रही थी, इसलिए पिछले 1 महीने से मेरी भाभी बैंकों के कई चक्कर लगा रही थी, लेकिन बैंक से उन्हें सिर्फ 1 लाख का ही लोन मिल पाया। सोना गिरवी रखकर भाभी ने 1 लाख का और इंतज़ाम कर लिया था और ये 2 लाख रुपए वह दुकान वाले को दे आईं। अब बाकी के 3 लाख रुपयों के लिए भाभी ने उस दुकान वाले से 2 महीने का समय ले लिया, लेकिन अब भाभी को 2 महीने के अंदर अंदर ही 3 लाख रुपयों का इंतज़ाम करना था। सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई और भाभी किचन में सुबह खाना बनाते हुए साथ साथ झाड़ू भी लगाती जा रही थीं। थोड़ी ही देर के बाद वह मेरे पास अपने हाथ में झाड़ू लिए
मेरे कमरे में आ गई और बोली, शगुन, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा, बोलो भाभी। भाभी ने कहा, रुपयों के लिए क्या एक बार मैं तुम्हारे भैया के दोस्त आदेश से बात करके देखूं? मैंने कहा कि आदेश भैया के पास अगर पैसे नहीं हुए तो फिर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। भाभी ने तुरंत ही आदेश भैया का वह विजिटिंग कार्ड निकाला और फिर अपने फ़ोन पर उनका नंबर डायल कर दिया। आदेश भैया ने फ़ोन उठाया और उन्होंने उधर से कहा कि हेलो, कौन? और भाभी ने कहा कि मैं रजत की पत्नी संगीता बोल रही हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना? आदेश भैया ने कहा, अरे संगीता, कैसी हो आप, और आपने मुझे कैसे याद किया? भाभी ने बड़े ही सहमते हुए आदेश भैया के सामने अपनी सारी परेशानी को बयां कर दिया। आदेश भैया ने कहा कि संगीता, मैं अभी ऑफिस में हूँ और शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर की ओर से ही होता हुआ आऊँगा। आदेश भैया का फ़ोन कटने के बाद भाभी थोड़ा परेशान लग रही थी। उनकी परेशानी को भांपकर मैं भाभी के करीब गई और उनसे बोली कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आदेश भैया घर आने के लिए बोले हैं ना, इसका मतलब साफ यही है कि वह हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। शाम के 7 बजे की तरफ घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे पहले ही भाभी दरवाजे तक पहुंच गई थीं और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। हम दोनों को यकीन था कि आदेश भैया ही आए हुए होंगे, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो बाहर तो मेरे चाचा जी के बेटे और उनकी बहू खड़ी हुई थी। उनके साथ में मेरी चचेरी बहन भी आई हुई थी। वह तीनों लोग घर के अंदर आए और फिर चाय नाश्ते के बाद उन्होंने हमें बताया कि मेरी चचेरी बहन जिस देश में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर अचानक से कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे और तब इस वजह से उसे बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ वापस आना पड़ा था। लेकिन अब हालात काफ़ी सुधर चुके हैं और वहाँ पर भी ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है और सब कुछ कंट्रोल में है। इसीलिए अब वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस विदेश जा रही है। देर रात को उसकी फ़्लाइट है। मेरे चचेरे भाई ने भाभी से कहा कि मैं तो कहता हूँ तुम शगुन को भी बाहर ही पढ़ने के लिए भेज दो, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अगर ये यहाँ पर नहीं रहेगी तो फिर तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। इसके यहाँ पर रहते हुए कम से कम तुम्हें इसका तो सहारा है। मैं चाहता तो खर्चा भी दे सकता हूँ, लेकिन बस तुम्हारे अकेलेपन का सोच कर ही मैं पीछे हट गया। भाभी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही सोचा, शगुन के बिना तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली हो जाती। भाभी की अभी बात पूरी होती कि इससे पहले ही उनके फ़ोन की घंटी बजने लगी। आदेश भैया का ही फ़ोन था। भाभी फ़ोन लेकर मेरे कमरे में चली गई और जब कमरे से बाहर निकली तो वह उस वक्त काफ़ी बेचैन सी लग रही थी। मेहमानों के बीच में मैं उनसे उनकी परेशानी का कारण भी कैसे पूछती, तो मैंने भाभी को मैसेज सेंड करते हुए पूछा कि आखिर क्या बात है। भाभी मेरे सामने ही आकर बैठ गई थी। उन्होंने तुरंत ही मुझे रिप्लाई किया कि थोड़ी देर में आदेश घर पहुंचने वाला है। क्या करें, अजीब सी स्थिति थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर मेरे चचेरे भाई भाभी के सामने ही आदेश भैया घर आ जाते हैं तो बड़ा ही गजब हो जाएगा। न जाने फिर ये लोग क्या क्या सोचेंगे और यहाँ से जाने के बाद भी तरह तरह की बातें हमारे बारे में बनाते घूमेंगे। इन लोगों को तो आसानी से बहुत अच्छा मसाला मिल जाएगा और फिर मेरी चचेरी भाभी, वह तो पूरी रिश्तेदारी में इस बात का बतंगड़ ही बनाकर पेश कर देंगी। उन्हें तो वैसे भी भाभी से जुड़ी हुई हर बात में मिर्च मसाला लगाने की बहुत पहले से आदत है। मैंने तुरंत ही भाभी को मैसेज किया कि आप बाहर जाकर आदेश भैया को फ़ोन कर दीजिए और उन्हें अपने साथ मार्केट लेकर चली जाइए और वहीं पर आपको उनसे जो भी बातें करनी है वहीं कर लेना। तब तक मैं इन लोगों को अकेले यहाँ पर संभाल लूँगी। भाभी ने वैसा ही किया। उन्होंने उन लोगों से कहा कि वह एक ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हैं। भाभी के इस तरह अचानक वहाँ से चले जाने से उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए भाभी के जाने के कुछ देर के बाद ही वह लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और मैंने इधर भाभी को फ़ोन करके बता दिया कि वह लोग अब यहाँ से चले गए हैं।
मेरी बात सुनकर भाभी ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में घर लौटकर आ रही हूँ। थोड़ी ही देर में आदेश भैया की कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। आदेश भैया की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मैंने भैया को हेलो बोला और फिर उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन वह उस वक्त शायद बहुत ही जल्दी में थे, इसीलिए फिर कभी का आने के लिए बोलकर वो वहाँ से तुरंत ही चले गए। भाभी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अंदर आते ही भाभी ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, जल्दी से इसे खोल कर तो देखो, इसमें पूरे 3 लाख रुपए हैं। मेरा सपना पूरा हो गया। मैं आदेश के साथ जाकर कल सुबह ही दुकान की रजिस्ट्री करवा लूँगी। इसके बाद धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और मेरी भाभी की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान बहुत अच्छी तरह से चलने लगी थी। 2 महीने के अंदर ही भाभी ने बगल वाली दुकान को लेकर भी अपने काम को और भी दुगनी रफ्तार दे दी थी। मैं भी पढ़ाई के साथ साथ भाभी के बिजनेस में उनका साथ देने लगी थी। भाभी मुझसे अक्सर यही कहती कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ये सारा काम मैं अकेले ही संभाल लूँगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने लायक जो बात थी वह मैं भाभी को बता ही नहीं सकती थी। इसीलिए फ़िलहाल तो मैं भाभी के साथ ही खुश थी। संडे का दिन था और मार्केट बंद होने की वजह से भाभी और मैं शॉपिंग का प्लान बना रहे थे कि तभी भाभी के फ़ोन पर आदेश भैया का फ़ोन आ गया। भाभी फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे लगा कि शायद आदेश भैया अपने पैसों के लिए भाभी को फ़ोन कर रहे होंगे। थोड़ी देर में जब भाभी कमरे से बाहर निकली तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने भाभी से पूछा कि क्या हुआ भाभी, आदेश भैया अपने रुपए वापस मांग रहे थे। भाभी ने कहा, अरे नहीं पगली, पिछले महीने ही मैंने उनके रुपए देने के लिए उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं उन रुपयों से अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें पैसे वापस ना करूँ। तब मैंने वह रकम बगल वाली दुकान में ही इन्वेस्ट कर दी। आदेश रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। वह तो मुझे और भी पैसे देना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने उन्हें मना कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही भाभी और मैं शॉपिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आदेश भैया के फ़ोन आने के बाद भाभी ने शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर दिया और बोली, शगुन, ऐसा करते हैं कि शॉपिंग के लिए हम लोग फिर कभी चलेंगे। मार्केट में मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम यहाँ घर पर ही रुकना। ये कहकर भाभी तैयार होने कमरे में वापस चली गईं। थोड़ी देर के बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो उन्हें देखकर मैं चौंक गई थी। भाभी ने बड़े ही दिनों के बाद बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी और वह हल्के से मेकअप के साथ आज गजब की लग रही थी। अपनी भाभी का ये रूप देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई और लेकिन खुशी भी हुई, क्योंकि आज मेरी भाभी सच में बहुत सुंदर लग रही थी। अब मैं थोड़ा समझने लगी थी कि शायद भाभी और आदेश भैया के बीच में मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। मेरी भाभी अभी सिर्फ 35 साल की थी और आदेश भैया भी लगभग इतनी ही उम्र के होंगे, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। भाभी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर मुझे बड़ा किया। शादी से पहले भी वह ज़्यादा खुश नहीं रह पाई थी, क्योंकि उनका परिवार भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था और वहाँ भी उन्हें अपनी हर इच्छा को दबाकर ही ज़िंदगी जीनी पड़ी थी। और शादी के बाद तो उनके ऊपर होने वाले जुल्मों की मैं खुद गवाह थी। आज वह अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही हैं, तो उसमें गलत क्या है। मैं अपनी भाभी को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मन ही मन मैं आदेश भैया का भी शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि मेरी भाभी की इस खुशी की वजह वही थे। भाभी को इतना खुश देखकर मैं भी सोच रही थी कि मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, जिसे मिल जाए उसकी तो ज़िंदगी ही संवर जाती है और जिसे ना मिले तो सब कुछ उसका तबाह हो जाता है। कोई लैला या कोई मजनू यूं ही नहीं बना होगा, मोहब्बत की ताकत ने उसे अमर कर दिया होगा। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का क्या करूं? मुझे भी तो मोहब्बत है, लेकिन मेरी मोहब्बत लैला और मजनू जैसी ही लगती है।
मुझे जो कभी मिल तो ना पाए लेकिन इतिहास में अमर हो गए। मैं ये सब सोच ही रही थी कि बाहर आदेश भैया की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और भाभी झट से घर से बाहर निकल गई और फिर सीधा रात के 10 बजे ही लौटी। वह उस वक्त बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने आते ही मेरे दोनों हाथों को चूम लिया और मुझसे बोली, सॉरी शगुन, मैं लेट हो गई। तुमने खाना खाया ना? मैंने कहा कि नहीं भाभी, अभी तो नहीं खाया। मैंने सोचा कि तुम लौटोगी तो फिर हम साथ में ही खाना खा लेंगे। मैंने आज पनीर बनाया है, खाओगी? निकालूं खाना? लेकिन भाभी बोली कि मैं तो बाहर से ही खाकर आई हूँ, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तुम खा लो। मैं समझ गई थी कि भाभी का डिनर तो हो चुका है। मैंने भाभी को मोहब्बत में खुश देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्तां भी मैं आज भाभी को बता ही दूं। मैंने भाभी से कहा कि मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। भाभी मेरे करीब आकर मेरे बगल में ही बैठ गई और बड़े ही प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए मुझसे बोली, बोलो शगुन, क्या बात है? मैंने कहा, भाभी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। मैं अब तक आपसे ये बात छुपाती रही क्योंकि अब तक मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं था। मैं ज़िंदगी में पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। मेरी बातों से भाभी का खूबसूरत चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया था। फिर वह बोली कि अच्छा अच्छा, ज़्यादा मुझे मक्खन मत लगा और ये बात बता कि लड़का करता क्या है? मैं बोली कि मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ उसका नाम अनुराग है। वह अभी मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है और यहीं पर रहता है, लेकिन वह हमारी बिरादरी का नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि सच्ची मोहब्बत कभी किसी दायरे की मोहताज नहीं होती है और इसमें ना कोई ऊंच नीच होती है। सच्ची मोहब्बत को कभी कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुमने अब तक मुझसे क्यों नहीं बताई थी? चलो ऐसा करो, अभी के अभी मेरी बात अनुराग से करवाओ। भाभी के कहने पर मैंने तुरंत ही अनुराग को फ़ोन लगा दिया और उसे बता दिया कि आज मैंने भाभी को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसीलिए वह तुमसे बात करना चाहती हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने भाभी को फ़ोन पकड़ा दिया और उनसे कहा कि लो, आप अनुराग से बात कर लो। भाभी ने अनुराग से बहुत लंबी बात की। भाभी ने उससे उसके घरवालों से लेकर उसकी पढ़ाई और उसके फ्यूचर को लेकर ढेर सारे सवालात किए। फ़ोन रखने के बाद भाभी बहुत खुश होकर बोली कि सगुन, मुझे तेरी पसंद पर नाज है। अनुराग एक बहुत ही अच्छा इंसान है और देखना, एक दिन वह बहुत बड़ा जज बनेगा। मेरे दिल पर जो अब तक का बोझ था वह उतर गया था। अब मैं भी भाभी की तरह ख्वाबों की हसीन दुनिया में उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने लगी थी। अपने काम से फ्री हो जाने के बाद भाभी का ज़्यादातर समय अब आदेश भैया के साथ ही बीतता था। वह अगर घर में रहती थी तो भी आदेश भैया के ख्यालों में ही डूबी डूबी सी रहती थी। वह हर समय मुझसे आदेश भैया की ही बातें करती रहती और खाली समय मिलते ही आदेश भैया से फ़ोन पर बतियाने में लग जाती थी। जल्दी ही भाभी ने 4 व्हीलर भी ले लिया। मैं भी ये देखकर हैरान थी कि भाभी ने इतनी जल्दी ड्राइविंग आखिर कैसे सीख ली। उन्होंने तो मुझे भी ड्राइविंग सिखा दी थी। अब तो हम दोनों ननद भाभी अपनी गाड़ी से ही दुकान पर जाते और कभी कभी मन करता तो फिर कार को लेकर हम कहीं भी निकल जाते और 2 सहेलियों की तरह खूब मस्ती करते। सुबह 8 बजे तक भाभी अपनी कार से शॉप पर जाने के लिए मार्केट निकल जाती थी। अक्सर मैं आराम से पहुंचती या कभी कभी नहीं भी पहुंचती। मेरे ना रहने पर भी भाभी सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे चचेरे भाई उसी सोसाइटी में रहते थे जिसमें आदेश भैया का घर था। भाभी और आदेश भैया के बीच में पक रहे मोहब्बत के पुलाव की गंध उन लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। सुबह जब मैं बाथरूम में थी कि तभी भाभी की आवाज़ आई, शगुन, मैं शॉप के लिए निकल रही हूँ। तुम्हारा मन करे तो तुम आराम से दुकान पहुँच जाना। मैं सोच रही थी कि आज मैं शॉप पर ना जाकर अनुराग से मिलने जाऊंगी और भाभी के निकलने का मैं इंतज़ार करने लगी ताकि उनके जाने के बाद मैं भी सज धज कर घर से निकल सकूं। मैं अपने कमरे में ही थी कि तभी भाभी मेरे कमरे में आ गई और बोली, शगुन, एक काम करो, आज तुम ही शॉप पर चली जाओ और लंच में आना तो तुम घर पर ही रह जाना।
और फिर मैं वापस शॉप पर चली जाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तो तुम शॉप पर जाने को तैयार थी, अब अचानक से आखिर क्या हो गया? तो भाभी कहने लगी कि वो दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मैं अभी नहीं जा पाऊंगी। मैंने गाड़ी निकाली और दुकान की ओर निकल पड़ी। जब मैं दुकान पर पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं दुकान की चाबियां तो लाना ही भूल गई हूँ। दुकान से घर की दूरी केवल 5 किलोमीटर की थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर आदेश भैया की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं भाभी के ज़रूरी काम को अच्छी तरह से समझ गई थी। मैंने उन लोगों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन दुकान की चाबियां लेना भी ज़रूरी था। मैं घर के बाहर से ही भाभी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि मैं चाबियां घर पर ही भूल आई हूँ। मेरी पूरी बात सुने बिना ही भाभी ने कहा कि तुम अभी घर मत आना, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हुई हूँ। और मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई। भाभी के ज़रूरी काम से फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे में भाभी दुकान पर पहुँच गई। मैंने भाभी से कहा कि आज तुम दुकान संभालो, अब मैं जा रही हूँ। भाभी बोली, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है। और फिर मैं पहुँच गई अनुराग के फ्लैट पर। शाम को जब मैं घर पहुँची और फ्रेश होकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई कि तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे चचेरे भाई और भाभी सामने ही खड़े हुए थे। दोनों ही सोफे पर आकर बैठ गए और मैंने दोनों को ग्लास में पानी दिया और कहा कि मैं उनके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी मेरी चचेरी भाभी मुझसे कहने लगी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास यहाँ बैठो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझे तुरंत ही अपने बगल में बिठा लिया और मुझे देखकर कहने लगी, देखो शगुन, अक्सर जब छोटे बिगड़ते हैं तो उनकी शिकायत उनके बड़ों से की जाती है, लेकिन जब बड़े ही बिगड़ रहे होते हैं तो फिर उनकी शिकायत आखिर किससे की जाए? क्या उनके छोटों से की जाए? देखो ना कैसा आज का ज़माना आ गया है। मेरी बात समझो, तुम तो समझदार हो, इसीलिए मैं ये बात आज तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपनी भाभी को कंट्रोल करो, क्योंकि उनकी वजह से सोसाइटी में हमारी बहुत नाक कट रही है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी भाभी ने? तो वह मुझसे कहने लगी कि अरे, हमारी सोसाइटी के रहने वाले आदेश के साथ तुम्हारी भाभी आजकल खुले आम घूम रही है और तुम पूछ रही हो कि ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी भाभी ने। देखो, अब तो पानी सर से ऊपर ही गुजर गया है। तब जाकर के हम दोनों ने ये फैसला किया कि तुम्हारे कानों तक भी हम ये बात पहुंचाएं, क्योंकि तुम्हारी भाभी को हमने फ़ोन भी किया था तो वह शॉप पर ही थी और फिर उन्होंने ही बताया कि तुम घर पर हो, इसीलिए फिर हम सीधे तुम्हारे पास ही चले आए। मेरे चचेरे भाई भाभी ने मुझे काफ़ी देर तक समझाने की बहुत कोशिश की और मुझे तरह तरह की बातें भी बताते रहे और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने भाभी को फ़ोन किया और भाभी घर आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वह मुझे कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह उठकर मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए आपको किसी की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में थे तब इन लोगों को हमारी कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन अभी ये हमारी वजह से उनकी नाक कट रही है। इसीलिए भाभी, आप जो भी कर रही हैं वह सही कर रही हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। इधर सुबह हो चुकी थी और भाभी को उदास देखकर मैंने भाभी को हौसला देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी टूट चुकी थी। कल से उनके चेहरे का रंग बिल्कुल गायब था। मेरी भाभी फिर से वही पुरानी वाली संगीता लगने लगी थी, जो कभी गमों के बोझ तले से पूरी तरह से दबी हुई थी। कुछ दिन बीते तो मैंने महसूस किया कि भाभी ने आदेश भैया से दूरियां भी बना ली थीं। मैंने भाभी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बारे में अब कोई भी बात करना ही नहीं चाहती थी और बात बात पर मुझे भी डांट देती थी। मेरे फ़ोन पर अनुराग का फ़ोन आता तो भाभी को अब अच्छा नहीं लगता। कुछ समय पहले तक जिस भाभी को मोहब्बत से मोहब्बत हो चुकी थी, उन्हें अब वो मोहब्बत एक ग्रहण की नज़र से देखने लगी थी। भाभी पूरी तरह से बदल चुकी थी।
उनका बच्चों की तरह हंसना, खिलखिलाना, बोलना, ये सब बीते जमाने की बात हो गई थी। मैं भाभी के इस रूप को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। एक दिन भाभी की दुकान पर चले जाने के बाद मैंने आदेश भैया को फ़ोन लगाया और फिर मैंने उनसे भाभी के हालातों पर बात की। उन्होंने बताया कि संगीता ने उनके 3 लाख रुपए लौटा दिए हैं और बातचीत भी बंद कर दी है। अब वह फ़ोन नहीं उठाती हैं और ना ही कभी फ़ोन करती हैं। आदेश भैया की बातें सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि आप सच बताइए कि क्या आप मेरी भाभी से प्यार करते हैं। इस सवाल पर भैया बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने फिर से उनसे पूछा कि आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या आप मेरी भाभी से शादी करने की हिम्मत रखते हैं? आदेश भैया ने जवाब दिया, हाँ, मैं संगीता से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संगीता पूरी तरह से बदल चुकी है। एक दिन संगीता मेरी सोसाइटी में मेरे साथ ही थी और मुझे तुम्हारे चचेरे भाई भाभी ने देख लिया था। उन्होंने फिर पूरी सोसाइटी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश किया और तभी से संगीता ने मुझसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है। अब तो वह ना तो मेरा फ़ोन उठाती है और ना ही मुझसे मिलने के लिए आती है। अब तुम ही बताओ कि मैं इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? बताओ सगुन। मैंने कहा कि ठीक है, कल संडे है, क्या कल सुबह आप मेरे घर आ सकते हैं? आदेश भैया ने सुबह घर आने का वादा करके फ़ोन काट दिया। रात को भाभी घर आई तो मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई। संडे था इसलिए मैंने भाभी को नहीं जगाया। सुबह के 8 बजते ही आदेश भैया घर पहुंच गए। उनकी आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और भैया की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए बोली कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? इससे पहले कि आदेश भैया कुछ कहते कि तभी मैं बोल पड़ी, भाभी, भैया को मैंने बुलाया है। मेरी ये बात सुनकर भाभी को बहुत गुस्सा आ गया और वो मुझसे बोली कि तुमने मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर में बुलाने की हिम्मत कैसे करी? मैंने उनसे कहा कि भाभी, आदेश भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जानती हूँ कि तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम समाज के डर की वजह से इस बात को अपनाने से इनकार कर रही हो। याद करो, जब हम मुसीबत में थे तब यही लोग हमें पूछते भी नहीं थे। तब इन्हीं आदेश भैया ने हमारी मदद की थी। रिश्तेदारों के चक्कर में आज तुम आदेश भैया की मोहब्बत को ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? भाभी, अगर आपको जीवन में अकेले ही रहना है तो फिर ठीक है, रहो अकेले, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर मैं बुरी तरह से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी भाभी का दिल पिघल गया। वह बोली, देखो शगुन, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन अगर कोई मेरी वजह से तुम्हें उल्टा सीधा बोले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन वह दोनों पति पत्नी मेरी दुकान पर भी आए थे और सबके सामने उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था। मैं भी क्या करती? तुम भी अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी भी शादी की उम्र है। ऐसे में अब इतने सालों बाद मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोचूं? और अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने आदेश से दूरियां बना ली। मुझे मालूम था कि मेरी भाभी मुझसे बेहद प्यार करती हैं और आदेश भैया से भी बेइंतहा प्यार करती हैं। मेरे रो देने से थोड़ी देर में घर का माहौल ठीक होने लगा था। भाभी चाय बनाकर लाईं। भाभी के बदलते हुए मूड को मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि भाभी, लोगों की परवाह करना छोड़ो और आदेश भैया का आप हाथ थाम लो। मेरी बात सुनकर भाभी शर्मा गई। तभी आदेश भैया ने मेरी भाभी के हाथों को अपने हाथों में लिया और उनके हाथों में सोने के कंगन पहना दिए और उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। मैंने भाभी से कहा कि आप जमाने की चिंता छोड़ दो। मुझे पता था कि तुम आदेश भैया से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों से बिना पूछे ही मैरिज कोर्ट में अर्जी लगा दी है और आज से ठीक 20 दिन के बाद ही तुम दोनों की कोर्ट मैरिज की डेट भी मिली है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर भाभी और आदेश भैया दोनों के ही होश उड़ गए थे। वह कुछ कहते कि इससे पहले ही मैंने कोर्ट के पेपर भी दोनों के सामने लाकर रख दिए। भाभी हैरान होते हुए बोली, तुमने ये सब कैसे कर लिया सगुन? मैं तो सोचती थी कि मेरी ननद अभी बच्ची है, लेकिन तुम तो मेरी भी माँ निकली। मैंने कहा कि आप दोनों अब अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए
और रही बात रिश्तेदारों की, तो मैं आप दोनों की शादी के कार्ड भी छपने के लिए दे दिए हैं और शादी के कार्ड लेकर रिश्तेदारों के यहाँ भी मैं खुद ही जाऊंगी। मैंने महसूस किया कि मेरी भाभी को मुझ पर अब और भी ज़्यादा नाज बढ़ गया था और आदेश भैया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आदेश भैया मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि संगीता जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में आई और संगीता भी बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम्हारे जैसी ननद मिली है और संगीता से शादी करने के बाद मैं डबल खुशनसीब हो जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे रूप में एक प्यारी सी बहन भी मिल जाएगी। सच में तुम हीरा हो शगुन। भाभी और आदेश भैया अब फिर से पहले जैसे एक दूसरे से बातें करने लगे थे। दोनों को इतना खुश देखकर मुझे भी ज़रूरी काम याद आ गया। मैंने गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर की तरफ जाने लगी और भाभी से कहा कि मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। दोनों को घर में अकेला छोड़कर मैं जाने लगी तो दोनों शर्मा गए और मैं घर से बाहर निकल गई। शादी की तैयारी में अब हम दोनों ननद भाभी लग गई थीं। आदेश भैया ने भी अपनी शादी के बाद के रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल बुक कर दिया था। अगले दिन कार्ड छपकर आ चुके थे। मैंने सबसे पहला कार्ड अपने चचेरे भाई भाभी के घर देना ही मुनासिब समझा। मैं भाभी को बिना बताए ही उनकी सोसाइटी में उनके घर पहुंच गई। मैंने जैसे ही डोर बेल बजाया तो मेरी चचेरी भाभी ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे यूं अचानक सामने देखकर वह लोग चहकते हुए बोले, अरे कैसी हो शगुन, आज तुम रास्ता कैसे भटक गईं? मैंने कहा कि वो दरअसल मुझे ज़रूरी काम था इसीलिए आई हूँ। मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठ गई। भाभी मुझसे बोली, उस दिन तुम्हारे पास से होकर मैं तुम्हारी भाभी की शॉप पर भी गई थी और फिर मैंने उन्हें भी काफ़ी देर समझाया कि ये सब वह ठीक नहीं कर रही हैं। घर की बच्चियों की शादी की उम्र में अगर बड़े ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ये कितनी शर्म की बात है। इससे छोटों पर कितना बुरा असर पड़ता है। उस दिन की बात का काफ़ी असर हुआ था तुम्हारी भाभी पर। लगता है अब वह सुधर गई हैं। देखो, मैं भले ही तुम्हारी भाभी से छोटी हूँ और उनकी देवरानी हूँ, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर जाएंगी तो फिर मेरा भी ये फ़र्ज बनता है कि मैं उन्हें सही रास्ते पर लेकर आऊँ। फिर वह मुझसे कहने लगी कि चाय पियोगी? मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मैं उनका लेक्चर सुनने के लिए वहाँ नहीं आई थी। मैंने सीधे कार्ड निकाला और उनके हाथों में थमाते हुए बोला, भाभी ये शादी का कार्ड है, इसे रख लीजिए। आप शादी में भैया के साथ ही आइएगा। कार्ड देखकर भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकने लगी। बोली, अरे लड़का भी देख लिया और शादी भी तय कर ली और तुम मुझे अब बता रही हो? खैर छोड़ो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बताओ भाई, लड़का करता क्या है? मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई और दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने भाभी से कहा कि लड़का रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और भाभी बाद में आप कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। मैं अपने घर आ गई और मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे क्योंकि कार्ड पढ़ने के बाद तो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी ये तो हम दोनों ही जानते थे। भाभी की शादी वाले दिन हम जिले के मैरिज कोर्ट में पहुंच गए। भाभी और आदेश भैया दोनों मैरिज मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हुए थे। भाभी की ओर से गवाह के रूप में मैंने साइन किया था। हमारे मार्केट के कई लोग भी शादी में शामिल हुए थे। शादी के जोड़े में भाभी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। कोर्ट से निकलते ही हम लोग गाड़ी में बैठ गए। एक बार फिर से हम दोनों भाभी ननद आदेश भैया की गाड़ी में थे, लेकिन अब भाभी अगली सीट पर भैया के साथ बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर बैठी थी। दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देखकर मैं बेहद खुश हो रही थी। भाभी ने कहा, शगुन अब तुम अनुराग से कब मिलवाओगी? उसका एग्ज़ाम फाइनल हुआ कि नहीं? अभी तक। मैंने भाभी से कहा कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वह मजिस्ट्रेट भी बन गया है। भाभी बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई और उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया? मैंने भाभी से कहा, अभी तो आप दोनों अनुराग के सामने ही खड़े थे। मैरिज कोर्ट का जो जज था वह अनुराग ही तो था। वह थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएगा। वह भी आप दोनों को बधाई देने वाला था, लेकिन उसने कहा कि वह आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता है, लेकिन आपने अभी पूछा तो मैंने अनुराग का सरप्राइज़ यहीं पर ख़त्म कर दिया। भाभी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था।
भाभी के साथ आदेश भैया भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। भाभी शाम तक घर पर ही रही थी और फिर शाम को वह अपने दूल्हे आदेश के साथ घर जाने के लिए तैयार होने लगी। आज एक ननद अपनी भाभी को विदा कर रही थी। भाभी चली गई और फिर मैं और अनुराग घर में अकेले ही रह गए। कुछ समय के बाद ही अनुराग ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कर ली और फिर मेरी और अनुराग की भी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। आज मैं भी अपने प्यार के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी भाभी भी। दोस्तों, जो भी इंसान हमारे लिए सब कुछ झेलता है, हम अक्सर उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन जब उस इंसान के एहसानों का कर्ज लौटाने की बारी आती है तब हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। इस दुनिया में बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एहसान का कर्ज अदा कर पाते हैं। याद रखिए कि दूसरों की भावनाओं को समझना भी एक कला होती है और अगर आप में ये कला है तभी आप इंसान कहलाने का हक रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी को खुश रहने का हक है और अपने जीवन को अपने पसंदीदा साथी के साथ जीने का भी अधिकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।